हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो है नोरसेट एग्जाम 2023। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नोरसेट का एग्जाम जो कि प्रीलिम पहले हो गया था और मेन एग्जाम जस्ट अभी हुआ है, मीन्स 7 अक्टूबर 2023 को। और मेंस एग्जाम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। यदि आपने पेपर दिया है तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और पेपर नहीं दिया है आपने तो उसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी कि किस तरह से नोरसेट का पेपर आ रहा है। जैसे बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों को पता रहेगा कि जो एग्जाम्स का पेपर है वो कैसा आता है, और जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उनको पता रहेगा कि पेपर का लेवल कैसा आया था, कैसा पेपर हुआ था, कैसे रिजल्ट रहेगा। इन सभी चीजों को अपन यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पेपर दिया है तो पेपर का लेवल कैसा था, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि हर बार भी होता है एग्जाम और इस बार भी हुआ है, बल्कि पहले की कंपैरिजन में इस बार क्या बदला एग्जाम के अंदर। देखो, एग्जाम हर बार होता है बट बहुत सी बार एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाता है, एग्जाम का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे कि नोरसेट का एग्जाम पहले भी होता था बट इस बार एग्जाम हुआ था वो बहुत ही डिफरेंट हुआ था, यानी एग्जाम का पैटर्न टोटली उन्होंने चेंज कर दिया था। इस बार जो एग्जाम हुआ था उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। एक प्रीलिम था और दूसरा मेन एग्जाम था। तो जो प्रीलिम था वो पहले हो गया था, जिसके अंदर 84,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म फिलअप किए थे और 80,000 के समथिंग लोग वहां पे एग्जाम के अंदर अपियर हुए थे, और जिनमें से 40,000 के आसपास लोग क्वालिफाइड हुए थे। बट उनमें से 20,000 के नियर अबाउट लोग ही एग्जाम के अंदर अपियर हुए हैं मेंस एग्जाम में। उसका रीजन यह है कि क्वालिफाइड होने वाले सभी के सभी कैंडिडेट इस एग्जाम के अंदर अपियर नहीं हुए थे। इसके अंदर जितनी पोस्टें हैं, यानी हर बार नोरसेट जितनी पोस्टें निकालेगा एग्जाम्स, उन पोस्टों के 5 गुना ज्यादा कैंडिडेट, यानी 5 गुना लोग हैं वो एग्जाम के अंदर अपियर हो पाएंगे। यानी समथिंग 4,000 के आसपास इस बार पोस्टें हैं और 20,000 के आसपास उसके 5 गुना 20,000 के आसपास लोग हैं वो एग्जाम के अंदर बैठ पाए। ओके, तो एग्जाम जो प्रीलिम था उसकी कंपैरिजन के अंदर जो मेन एग्जाम था वो टोटली डिफरेंट था। यानी मैं एक तरीके से बोल सकता हूं, या फिर आप भी समझ चुके होंगे कि ऐसा नहीं बोला जा सकता कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हाई था या फिर बहुत ही ज्यादा कठिन पेपर था जो लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। बट हां, जो प्रीलिम पेपर था उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, थोड़ा सा टफ था, या फिर बोल सकते हैं कि पेपर का एक लेवल था, एक एम्स लेवल का पेपर लग रहा था। जो प्रीलिम का पेपर था वो बहुत ही इजी था, यानी बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो क्वेश्चंस थे वो भी थोड़े इजी थे, और जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो भी इससे थोड़ी इजी थी इसके अंदर, उसके कंपैरिजन में थोड़ी टफ थी। बहुत ज्यादा टफ भी नहीं बोल सकते, बल्कि मैं यहाँ पे जो भी चीजें बोल रहा हूं कि उससे टफ था या फिर उससे डिफरेंट था तो वो प्रीलिम की कंपैरिजन में बता रहा हूं। प्रीलिम की कंपैरिजन के अंदर पेपर थोड़ा सा लेंथी भी था, यानी अपन बोल सकते हैं कि 40 के समथिंग ऐसे क्वेश्चन थे, 100 में से 40 क्वेश्चन के आसपास ऐसे क्वेश्चन थे जो कि 4 से 5 लाइनों के अंदर क्वेश्चन थे। 4-4 लाइनों के क्वेश्चंस है। तो देखो, एक क्वेश्चन है, जस्ट एक 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपने रीड आउट किया, आपको आंसर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप आगे खिसक गए। बट देखो, 4 लाइनों का क्वेश्चन है तो उसको आप रीड आउट करेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद उसका आंसर भी देंगे, और उसके बाद भी एक वहां पे शंका रहेगी, एक डाउट रहेगा कि इसके अंदर हो सकता है कोई लाइन आपने गलत तरीके से इंटरप्रेट कर ली, तो वहां पे टोटली क्वेश्चन है वो आपका गलत हो सकता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो अपन एक मोटा मोटा अपन बात करें तो प्रीलिम की कंपैरिजन के अंदर जो मेन एग्जाम था वो थोड़ा सा लेंथी था, यानी अपन बोल सकते हैं कि 30% के आसपास लेंथी था। हो सकता है प्रीलिम के अंदर लोगों को बहुत ज्यादा टाइम मिल गया हो, एग्जाम कंप्लीट हो गया उसके बाद भी टाइम बचा हुआ है, बट मेन एग्जाम के अंदर किसी के पास टाइम बच गया हो, मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मैंने भी दिया है पेपर। ओके, तो दोस्तों, जो मेन एग्जाम था वो थोड़ा सा लेंथी था। तो अपन बोल सकते हैं कि एम्स का जो मेन एग्जाम का पेपर था वो एक सुपर, बोल सकते हैं कि सुपर डुपर एग्जाम था, या फिर बोल सकते हैं कि अच्छे लेवल का पेपर था। एक लेवल बनता है कि किसका पेपर था, कि एम्स का पेपर था। तो एक एम्स का जैसे एक लेवल होता है उसी के अकॉर्डिंग एक पेपर का लेवल था। तो अपन समझ गए कि पेपर कैसा था, एक अच्छे लेवल का पेपर था, थोड़ा सा प्रीलिम के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेंथी था, और वही 100 क्वेश्चंस आए थे।
इससे अगले वाला अपन टॉपिक बात करते हैं कि जो नोटसेट मेंस का पेपर था उसके अंदर क्वेश्चंस थे वो किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। देखो अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन कहां से अपीयर हुए थे या फिर किस तरीके से पेपर आए थे, क्वेश्चन किस तरह के थे। तो सिंपल या वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत कम थे। जैसे अपन मोस्ट ऑफ द नर्सिंग के अंदर कौन कौन सी बुक्स फॉलो करते हैं, जैसे एनक्लेक्स है जिसमें साउंडर्स है, मौसमी है, पीआर यादव है, टारगेट हाई है। तो दोस्तों पीआर यादव, टारगेट हाई, इसके अंदर थोड़े वन लाइनर क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलते, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन नहीं मिलते। तो मैं मोटा मोटा यही कहना चाहूंगा कि जो पेपर आया था वो एनक्लेक्स जैसी बुक से क्वेश्चंस ज्यादा अपीयर हुए थे। यानी हर क्वेश्चन के अंदर एक लॉजिक के साथ क्वेश्चन को डाइवर्ट किया हुआ था। एक सिंपली जस्ट आपसे पूछ लिया गया, इस तरह से क्वेश्चंस बहुत कम आए थे, क्वेश्चंस डाइवर्ट हुए हुए थे। और किस तरह के क्वेश्चंस थे, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, मेनली अपन बात करते तो एमएसएन से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, या फिर बोल सकते हैं कि साइकेट्रिक से यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप हुए थे। फंडामेंटल है, ओबीजी है, ओबीजी से भी क्वेश्चंस आए थे बट थोड़े कम ही आए थे, बट फंडामेंटल वगैरह से तो क्वेश्चन बहुत कम आए थे दोस्तों। यहाँ पे कम्युनिटी से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चंस देखने को मिले थे ओनली। हाँ, फार्मा से 3-4 क्वेश्चंस थे जिसके अंदर एम्स के कुछ फेवरेट टॉपिक है, जैसे डिजोक्सिन है, मोरफिन है, तो इनमें से क्वेश्चंस आए थे। हाँ, कुछ एक दो फेवरेट टॉपिक है जिनमें से इस बार क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट यहाँ पे डिजोक्सिन से भी आया था, मोरफिन से भी आया था। ओके, तो फार्मा से भी क्वेश्चंस आए थे। तो बोले तो नर्सिंग से सभी सब्जेक्ट से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आए थे, बट यहाँ पे बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस साइकेट्रिक के क्वेश्चंस देखने को मिले थे और थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। किस बुक से आए थे, तो एनक्लेक्स जैसी बुक से ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप हुए थे या फिर उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले थे। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस अपलोड किए थे प्रीवियस क्वेश्चंस के, बट मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम देके आके देखे तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एग्जाम के बाद देखा कि बहुत सारी बुक से एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज नहीं है। 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि टोटली बुक से सेम एज इट इज क्वेश्चन मिल रहे थे। देखो वहां से मैं मेमोरी बेस्ड पेपर जरूर बनाता हूं, बट दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं, वो एक मेमोरी बेस याद रह जाता है। बट एक 4 से 5 लाइन का क्वेश्चन हो, 4 लाइन का क्वेश्चन भी हो, तो वो एज इट इज अपने को याद रह जाए और उसको अपन वहां पे आके मेमोरी बेस्ड पेपर बना ले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, उसके लिए कोशिश जरूर की जाती है कि उससे रिलेटेड या फिर उससे रिलेटेड लैंग्वेज क्रिएट की जाती है और पेपर बनाया जाता है हर बार मेमोरी बेस। बट इस बार 10 से 15 क्वेश्चंस थे, एग्जाम के अंदर आए थे, वैसे के वैसे बुक के अंदर देखने को मिले थे। कुछ 2-4 क्वेश्चन टारगेट हाई बुक के अंदर थे, कुछ एनक्लेक्स के अंदर थे। तो ऐसे स्टार्टिंग में मैंने जो पार्ट 1 यहाँ पे जो बनाया है उसके अंदर 10 क्वेश्चंस थे, वो एज इट इज बुक से आए हुए क्वेश्चंस थे दोस्तों। यदि आपने नहीं देखा है तो यहीं पे मैं बेल आइकन के अंदर उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, या फिर वहां पे टैब में मिल जाएगा, या फिर आप स्क्रॉल करके वीडियो में जाके भी देख सकते हैं। तो जो भी मेमोरी बेस्ड पेपर था वो मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट्स के अंदर अपलोड किया है, तो वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, कहां से आए थे, वो आप समझ ही गए होंगे। अगला अपन बात करते हैं कि इसके रिजल्ट के बारे में, कि क्या रिजल्ट रहने वाला है, कितने दिनों के अंदर रिजल्ट इसका आ जाएगा। तो दोस्तों रिजल्ट की कंडीशंस ये है कि विद इन 7 to 10 days में भी, कंफर्म तो अपन कोई नहीं बता सकते क्योंकि एम्स क्या चाहता है, एम्स क्या करेगा, इसके बारे में अपने को इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बट एक आइडिया अपन लगा सकते हैं। और आइडिया किसी बेस पे लगता है, किसी बेसिस पे लगता है, और वो बेसिस है मेरा पिछले 3-4 साल का एक्सपीरियंस, या फिर एम्स हर बार जो एग्जाम्स लेता है उसके बाद रिजल्ट वहां पे निकालता है। तो उन सभी चीजों को मैं कंपैरिजन करके आपको एक बता सकता हूं कि विद इन 7 to 10 days में भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और उसके बाद अपन बात करते हैं कि एग्जाम की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि 100 क्वेश्चंस आए थे, तो इसके अंदर एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई कैसे ही बता पाएगा कि कितने मेल है, फीमेल है, क्योंकि देखो इसमें 80-20 भी है। तो इसके अंदर जो फीमेल है वो 80% ली जाएगी, 20% मेल कैंडिडेट को लिया जाएगा, और जो पहले जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो 80-20 के हिसाब से उनको डिवाइड नहीं किया गया है। मे भी उसके अंदर तो जो भी लोग क्वालिफाइड हुए थे उनको सबको एग्जाम में अपियर होने का मौका दिया गया है, तो 80-20 यही से डिवाइड होंगे। तो अपन बात करते हैं कि मेल कैंडिडेट की, ओबीसी सॉरी जनरल का कैंडिडेट, यानी सबसे ज्यादा कट ऑफ किसकी जाने वाली है, वो जनरल कैटेगरी में हो, सेकेंडली वो मेल हो, तो उसकी जो हाईएस्ट मेरिट जाने वाली है वो अबाउट 75 से लेके 80, यानी अपन बात कर सकते हैं कि 78 से 78 से 80 बोल सकते हैं कि 80 के आसपास उसकी कट ऑफ जा सकती है। और जो मेल और फीमेल का जो डिफरेंस रहने वाला है वो समथिंग 5% के आसपास रहने वाला है, या 5 क्वेश्चंस के आसपास रहने वाला है। यानी 5 क्वेश्चन का डिफरेंस रहेगा। यदि मेल की जो कट ऑफ है वो 80 के आसपास जाती है तो अपन वहां पे
आइडिया लगा सकते हैं कि एक फीमेल की जो उसी कैटेगरी की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 75 ही जाएगी। यदि उसकी 80 जा रही है तो उसकी 75 ही जाएगी। यदि अपन बात कर सकते हैं कि ओबीसी के किसी मेल कैंडिडेट की यदि कट ऑफ जा रही है वो 78 है तो 73 के आसपास फीमेल की जाने वाली है। 5% का उसके अंदर आपको एक डिफरेंस देखने का मिलेगा। समथिंग बोल सकते हैं कि 5% के अबाउट हो सकता है, ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि कट ऑफ वगैरह जो मैं आपको बता रहा हूं वो एक आइडियली और एक्सपीरियंस के आधार पर बोल सकता हूं, बल्कि इसके अंदर एग्जैक्ट क्या रहने वाली है वो तो अपन नहीं बता सकते हैं। ओके, फिर अपन बात करते हैं कि 80-20। तो दोस्तों पिछला जो मेन एग्जाम था उसका जो रिजल्ट आया था उसके अंदर कोई 80-20 नहीं था। उसके अंदर जो भी लोग, चाहे वो मेल है या फीमेल है, जो क्वालिफाइड हुए थे उनको सबको क्वालिफाइड कर दिया गया था। और उसी के आधार पे जो हाईएस्ट परसेंटाइल वाले 20,000 लोग थे, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उनको मेन एग्जाम के अंदर अपियर होने का मौका दिया गया है। ओके, तो वो सभी के सभी लोग हैं वो इस एग्जाम के अंदर अपियर हुए हैं और उन्होंने एग्जाम दिया है। तो 80-20 इसके अंदर रहने वाला ही है क्योंकि अभी 80-20 हो गया है तो मे भी अभी हटने का तो कोई चांसेस ही नहीं है। समथिंग बोल नहीं सकते अभी तक तो बिल्कुल भी, क्योंकि अभी तक तो हुआ है 2-3 साल हुए हैं, तो अभी तक ऐसा लगता नहीं है कि 80-20 हट पाएगा। ओके, नेक्स्टली अपन बात करते हैं कि हाईएस्ट कट ऑफ एम्स, कि ऐसा कौन सा एम्स है जिसकी कट ऑफ हाईएस्ट रहने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हर बार जब अपन एम्स का एग्जाम देते हैं तो उसकी जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो एम्स दिल्ली की जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि एम्स दिल्ली के नियर अबाउट के ज़्यादा लोग हो सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि वहाँ की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये भी रहता है कि एक एम्स है उसका एम्स का एक अलग लेवल है। एम्स के अंदर अपन बोल सकते हैं कि वहाँ पे एक अलग अपग्रेडेड है, वहाँ की एक डेजिग्नेशन एक अलग है, वहाँ का एक लेवल है। तो एम्स की तरफ लोग ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं तो दिल्ली एम्स को ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। बट ये थोड़ी सी लोगों की सोच पे डिपेंड करता है कि अपने को किस एम्स में जाना है। और सेकंड चॉइस ये भी रह जाती है कि आप किस जगह के रहने वाले हैं। तो ज़्यादातर जो नर्सिंग के जो लोग हैं वो या तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं या फिर दिल्ली से बिलोंग करते हैं, यानी दिल्ली के आसपास जैसे हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, तो वो भी उसके सराउंडिंग में आते हैं, यानी उसके आसपास 4-5 स्टेट आ जाते हैं। तो और खुद दिल्ली भी हो गया तो वहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं। और राजस्थान के अंदर भी नर्सिंग का काफ़ी कंपटीशन है। तो जो पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा किसी एम्स का कट ऑफ रहने वाली है या सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है तो वो एम्स दिल्ली है। और सेकेंड नंबर पे आता है एम्स जोधपुर। ओके, एम्स जोधपुर के अंदर भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ रहती है, वहाँ पे भी एम्स दिल्ली की कंपैरिजन में ही है। उसका रीज़न वहाँ की लोकेलिटी है, यानी राजस्थान से ज़्यादा लोग नर्सिंग वाले बिलोंग करते हैं, तो उसकी लोकेलिटी के कारण से वहाँ की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे बात करते हैं कि सबसे बेस्ट एम्स कौन सा है। तो दोस्तों उसके लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगा, और ऐसा ही लोग सोचते हैं, मैं बोलना ही क्या, ऐसा ही लोग सोचते हैं और ऐसा ही है कि जिसके नियर अबाउट, यानी जिसके पास में जो एम्स पड़ता है वो ही उसके लिए बेस्ट है। ओके, और सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली के नियर अबाउट या फिर जोधपुर एम्स के नियर अबाउट के होते हैं, राजस्थान से होते हैं। तो उस कंडीशन में उनके लिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ वही की जाती है और वही एम्स उनके लिए बेस्ट कहलाते हैं। और देखो जहाँ पे यदि वो नागपुर से बिलोंग करता है तो डेफिनेटली उसको नागपुर एम्स उसकी फर्स्ट चॉइस रहेगी, वो कभी दिल्ली नहीं जाना चाहेगा। उसका कुछ अदर रीज़न हो तो वो एक अलग बात है। तो वैसे सभी के सभी एम्स है वो एक अपनी क्वालिटी के लिए बेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक क्वालिटी का ही नाम है और क्वालिटी के नाम से ही जाना जाता है, और इसीलिए इतना कंपटीशन है। ओके, और उसी के लिए नीट की जैसे एक नोट सेट एग्जाम बनाया गया है। ओके, तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है इसकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। तो दोस्तों विद इन 7 to 10 डेज इसका रिजल्ट आ जाएगा मे बी, और विद इन 45 से 60 डेज यानी मैक्सिमम 2 मंथ के अंदर मे बी नोरसेट एम्स एग्जाम 2023 के सिलेक्टेड कैंडिडेट को सबको ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, ऐसा एक आइडिया है। और मे बी 2 मंथ के अंदर तो सभी को ज्वाइनिंग करवा ही दी जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बाद ज्वाइनिंग के बाद ओके कि आपका जो एग्जाम है नोरसेट मेन एग्जाम वो कैसा रहा होगा। दोस्तों देखो जिसने अच्छी प्रिपरेशन की थी, कि देखो जिसने अच्छी प्रिपरेशन की थी उसका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। बट आपको पता है कि कंपटीशन के अंदर जितने लोग एग्जाम देने जाते हैं उसके लिए कंपटीटर बहुत कम होते हैं और एग्जाम के फॉर्म भर के ट्राई करने वाले लोग ज्यादा होते हैं।
तो देखो, जिसने सिर्फ महीने भर से ट्राई की या फिर कभी कभी ड्यूटी पे जाते हुए बुक्स देख ली या फिर एग्जाम को ट्राई करने के लिए दे रहा है, तो उनके तो सिलेक्शंस देखो कैसे होंगे, क्योंकि वो कंपटीशन का जमाना है और एक अच्छे लेवल के जो कंपटीटर होते हैं वही एग्जाम को फाइट कर पाते हैं। और वो एक स्टूडेंट या फिर वो कंपटीटर जो मिनिमम 6 मंथ या 4 मंथ से अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर रहे थे और एक उनका डेली रूटीनली एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। और ऐसे फीमेल जिसने 3 मंथ भी एक अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, वहां मैटर नहीं करता कि आपने कोचिंग की है या नहीं की है, तो जिसने अच्छे लेवल की प्रिपरेशन की होगी, 3 महीने भी किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए दिए होंगे, तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, डेफिनेटली उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि ऐसी कोई फीमेल जो कि अभी विद इन 15 डेज में थोड़ी बहुत ट्राई की होगी या फिर कुछ MCQ निकाल लिए होंगे और वो चाहती है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो इतना इजीली तो देखो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। बट जिसने अच्छी प्रिपरेशन की थी और जिसने अच्छे तरीके से पेपर दिया है, उनको मेरी तरफ से एक अग्रिम शुभकामनाएं आपको, बेस्ट ऑफ लक। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आशा करता हूं ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा और आपके भी कुछ विचार है तो आपके सुविचारों को आप कमेंट सेक्शन के अंदर दोस्तों जरूर छोड़ें, जिससे मैं भी उन सुविचारों को पढ़ पाऊं और आपके कोई भी इस एग्जाम से रिलेटेड विचार है तो उनको मैं समझ पाऊं। ओके, तो आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो सोचता हूँ आपके लिए बेनिफिशियल है। और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे और इसको बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे और ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मेरा चैनल है यहाँ पे ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करेगा तो मैं भी इससे ज़्यादा मोटिवेट होके और ज़्यादा वीडियोस है वो यहाँ पे बना पाऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।